नमस्कार। शख्सियत में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, शख्सियत में हर बार कोई ना कोई एक नई शख्सियत हमारे साथ होती है। हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। आज भी एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं देश के मशहूर अभिनेता राजीव वर्मा जी। तो चलिए उनसे मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे की गई होंगी अभी तक, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हम भी कई बार पूछ चुके हैं। शुरुआत जीवन के उस हिस्से से करते हैं जो हर इंसान के लिए यादगार होता है, बचपन। नर्मदा का तट, होशंगाबाद, जहां आपका जन्म हुआ, और वहां से फिर धीरे धीरे आपका जीवन आगे बढ़ा, भोपाल से मुंबई और तमाम जगहों पर। कैसी यादें रही हैं सुनहरी बचपन की आप? बचपन की यादें तो मेरे ख्याल में हर शख्स की सुनहरी होती है जी। और वो हमेशा अंत समय तक उन यादों को फिर से जीने की कोशिश करता है। मेरा बचपन, हालांकि होशंगाबाद में जन्म मेरा ज़रूर हुआ, लेकिन वहाँ मैं मेरे ख्याल में साल डेढ़ साल का ही था तब पेरेंट्स हमारे यहाँ आ गए। विलीनीकरण आंदोलन में वो काफ़ी एक्टिव थे, वहीं प्रैक्टिस करते थे होशंगाबाद में। और चूँकि मंडीदीप के रहने वाले थे तो वो भोपाल स्टेट का हिस्सा था। खैर, वो विलीनीकरण जब हो गया और जब हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तान में भोपाल शामिल हो गया, तब हम लोग यहाँ भोपाल में शिफ्ट हो गया और यही प्रैक्टिस करते रहे। पास में एक गांव है मंडीदीप, यहाँ भोपाल कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ते थे और हर मेरा ख्याल में शनिवार इतवार फादर जाया करते थे तो उनके साथ गांव चले जाते थे। गांव की तो बहुत यादें हैं, वहाँ के यार दोस्त, वहाँ के खेल, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना और वो गुल्ले खेलना और रामलीला देखना, वो एक हम लोगों का ख़ास तौर से। वहाँ जो रामलीला होती थी वहाँ दशहरे पे, तो वो जो एक दृश्य होता है जिसमें राम और रावण की लड़ाई होती है और उसके बाद राज तिलक होता है, वहाँ तक होता था। लेकिन उसके बाद जो एक दिवाली तक का जो बीच में आता था, उसमें पूरी रामलीला बाकायदा होती। एक बात यहाँ मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि रामलीला से जब आप अट्रैक्ट हुए, कहीं ना कहीं रामलीला आपको अच्छी लगने लगी, तो क्या कहूँ कि राजीव वर्मा जी के जीवन में एक कलाकार का जन्म वहाँ से हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी ये मानता हूँ। ये देखिए, हमको खुद रियलाइज नहीं होता कि हम में, देखो, ये कला, ड्रामा या नृत्य या गाना, ये सारी कलाएं जो है हर आदमी में रहती ही हैं। कोई भी शख्सियत हो, कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा भी हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो उसको कला के नज़दीक करती हैं। बस बात ये होती है उसको उकेरने की, उसको उभारने की। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही है और मैं भी यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये लीलाएं देखकर, रासलीला भी होती थी हमारे यहाँ, कृष्ण लीला भी होती थी, और ये सब छुट्टियों में होता था गांव में। उसमें कई गांव के लोग भी भाग लिया करते थे, एक्टर, कुछ बाहर से भी आया करते थे, पंचायत की तरफ से होती थी। तो वो देख देख कर एक आध बार हमको भी, छोटे छोटे थे हम लोग तो मेरे ख्याल में 5-6 साल के रहे होंगे, तो उसके हिसाब से हमको कोई कैरेक्टर दिया करते थे। जैसे राम की रामलीला में हम लोग को वानर सेना में रहते थे, तो वो एक कहीं से पनपा होगा वो जरूर, और मुझे लगता है कि वही एक शुरुआत रही होगी। क्योंकि उसमें एक चीज़ और जो मुझे लगती थी कि गांव के जो लोग रामलीला में काम करते थे और रामलीला खत्म हो जाती थी, समय उसका खत्म हो जाता था, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों की पहचान रहती थी, वो रिकग्नाइज किए जाते थे, वो पहचाने जाते थे कि देखो वो काका जी जा रहे हैं जिन्होंने दशरथ का पाठ किया था, या वो जा रहे हैं उन्होंने हनुमान बने थे। तो ये एक जो आइडेंटिटी जो एक आदमी की जो क्रिएट हो जाती है, लोकप्रियता जिसको कहते हैं ना, उसने भी कहीं ना कहीं, और एक सम्मान की दृष्टि से भी उस कैरेक्टर को निभाने वाले को दिया जाता था कि हमारे यहाँ जो पंडित थे गांव के, हर गांव में एक ही पंडित होता है, एक नाई होता है, एक कारपेंटर होता है, एक तो पंडित जो थे गांव के पंडित माने जाते थे, उनका लड़का जो था वो राम बनता। अच्छा। तो वो उनका नाम मेरे ख्याल में कृष्ण गोपाल था, मुझे अच्छी तरह से याद है। हमसे बड़े थे भाई, हम भैया भैया बोलते थे उनको।
लेकिन चूंकि वो राम बनते थे तो उनको राम कहते थे, राम भैया राम। जी जी। तो ये एक मेरे ख्याल में जो एक लोकप्रियता या पहचान मिलती है ना, वो भी एक जरिया एक हो सकता है कि वो उसने असर किया। बिल्कुल, यानी कि एक अभिनेता के तौर पर एक इम्प्रेशन तो आपके मन में उस वक्त आ चुका था। उसके बाद स्कूलिंग हुई, स्कूल के बाद कॉलेज में आप आए और पढ़ाई करने लगे। चूंकि पेरेंट्स तो चाहते थे उस समय कि आप सरकारी नौकरी कर लें, तो आपने वो की भी। और बहुत कुछ चीज़ें हुई। तो कॉलेज की कुछ ऐसी यादें जो आप अभी भी मिस करते हैं और वो दिन आप सोचते हैं कि वो दिन फिर रिकॉल हो जाएं, फिर उन दिनों में मैं चला जाऊं। जी जी। असली में क्या है कि स्कूल में भी जैसा कहा जाता है कि वहाँ भी कुछ ना कुछ, जैसे बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। जी, कहते थे कि नहीं ये तो वो एक अंदर से लोग भी कहते थे और हम भी करने लगते थे, छोटे मोटे कुछ किया करते थे। कॉलेज जब ज्वाइन किया तो कॉलेज बड़ी घबराहट होती थी कॉलेज में। पहली चीज तो ये कि बहुत बड़ा कॉलेज था, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उसको बोलते थे, जो एमएट है यहाँ पर, मौलाना आजाद कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने आप में प्रेस्टिजियस। जी। तो वहाँ एडमिशन हुआ था हमका। और वहाँ क्या था, हम पढ़े तो शुरुआत तो हमारी अंग्रेजी स्कूल से हुई, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में हम जम नहीं पाए, तो 6th के बाद हमको स्कूल चेंज करना पड़ा और फिर हम हिंदी स्कूल में पढ़े। तो अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं। जब कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, और वो इंग्लिश मैंने होने की वजह से समझ में आना थोड़ा सा कमज़ोर था, तो बड़ा डर लगता था, एग्ज़ाम से भी डर लगता था। लेकिन हाँ, ये जैसे एनसीसी कंपलसरी थी, फिर ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेना। पहला मुझे याद है, हमने हमारे एक हॉस्टल कंपलसरी था वहाँ, तो आप रहो चाहे नहीं रहो फीस तो देनी पड़ती। तो हॉस्टल फंक्शन होता था, उसमें मैंने पहला, जिसको कह सकते हैं ना, स्कूल में तो बहुत किए मैंने, पहला मैंने नाटक किया था और वो शॉर्ट प्ले था। और वो शॉर्ट प्ले हमारी जो नर्मदा किनारे की जो बुंदेलखंडी होती है उस भाषा में वो किया था, आधा घंटे का था। मैं था और होशंगाबाद के रहने वाले हमारे मित्र थे जो भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, उनके साथ किया था। और वो उसके बाद जो हमें इतनी वाही मिली, क्योंकि कॉमेडी था, कॉमेडी ज़्यादा आसानी से लोग जो है मज़ा आता है और पहचान लेते हैं और लोकप्रिय हो जाता है, तो वो एक अरसा रहा। बिल्कुल, यानी कि अंतर्मन के जो कलाकार को है वो पंख लग गए अब ऐसा। जी। तो वहाँ से फिर वो जो तालियां और वो जो लोकप्रियता और कॉलेज में प्रोफेसर और लेक्चर्स के द्वारा पहचाना जाना, और ख़ासतौर से उनकी फैमिलीज भी चूंकि आती थी फंक्शंस में शाम के, तो वो एक मुझे लगता है उसने और हवा दे दी। बिल्कुल, और एक तरह से मेमोरी में भी वो जीवन पर्यंत आपके अभी भी है। आर्किटेक्ट बनना मीन्स अब चूंकि मन में एक कलाकार जन्म ले चुका था और कहीं ना कहीं एक कोना ऐसा था जो कुछ ऐसा करना चाहता था। पिताजी चाहते ही होंगे कि सरकारी नौकरी कर लें पढ़ लिख कर आप, और आर्किटेक्ट के कॉलेज में आपने पढ़ाई शुरू की। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरे पिताजी का देहांत जब मैं 8th क्लास में था तब हो गया था, और मदर ने ही हमको ज़्यादा देखभाल की हमारी, क्योंकि हम सबसे बड़े थे और कोई चाचा वगैरह थे नहीं, तो उस तरीके से तो वो चाहती थी सरकारी नौकरी। आर्किटेक्चर तो हमने किया, आर्किटेक्चर आई डिड 1971 में मैंने आर्किटेक्चर किया, और उसके बाद चूंकि आर्किटेक्ट्स की बहुत कमी थी मध्य प्रदेश में, तो हमको तुरंत जो है वो सरकारी नौकरी मिल गई। और हम चाहते थे खेती करें और प्रैक्टिस करें, लेकिन माँ ने कहा कि सरकारी नौकरी करें, और हमको भी कहा गया कि भाई देखो सरकारी नौकरी करो, 400 रुपये तनख्वाह मिलती है उसमें। उस जमाने में बहुत काफी होता है। 72-73 में 400 रुपये मतलब एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट की तनख्वाह हुआ करती। खैर हम लोगों ने ज्वाइन की, फिर अच्छे से बहुत मज़ा आया मुझे। इसी बीच में मैंने मास्टर्स किया स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली से जी, और प्रमोशन भी होता गया मुझे। 23 साल मैंने नौकरी की। बिल्कुल। उसके बाद जो मोड़ आया आपके जीवन में,
मुंबई की तरफ जो हवा का रुख हुआ आपके जीवन की, वो किस तरह से, चूंकि प्ले तो आप करते रहे होंगे, फिर एक एटमॉस्फेयर भी आपको भोपाल में, चूंकि बहुत रिच एटमॉस्फेयर रहा है हमारे भोपाल का थिएटर को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वहां आया कि अब मुंबई ही जाना चाहिए, अब नौकरी वोकरी से नहीं, कुछ ऐसा ज्यादा? कुछ तो नहीं था। मेरा तो आर्किटेक्चर में बहुत मन लगा हुआ था, और आर्किटेक्चर मुझे बहुत मतलब अभी भी मैं, अगर कोई कहे कि ये काम है ये करो, तो मैं करता हूँ, खुद भी करता रहता हूँ, अपने यार दोस्तों के लिए भी करता हूँ, वास्तु भी मैं देखता हूँ जी। ये एक्चुअली इत्तेफाक से जब मैं दिल्ली में मास्टर्स कर रहा था, ऑफिस ने मुझे भेजा था मास्टर्स करने के लिए आर्किटेक्चर में, तो तब मुझे उसी वक्त नया नया दूरदर्शन पे ये आपके शुरू हुए थे सोप्स, सीरियल्स, लंबे वाले सीरियल शुरू हुए थे, तो वहाँ मुझे एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे ऑफर दिया, चुनौती शायद, चुनौती, जी, एजुकेशन सिस्टम पे बन रहा था, और मुझे इतना नहीं था कि ये प्रोफेशन की तरह मुझे लेना पड़ेगा, तो एक्सटेंशन ऑफ थिएटर समझ के मैंने वो एक रोल उसमें कर लिया। सेंट्रल कैरेक्टर था प्रिंसिपल का। वो चाहते थे कि ऐसा फेस हो जो ज्यादा नहीं जाना गया हो, पहचाना गया हो, तो उसकी आइडेंटिटी प्रिंसिपल की ही रहे जो मैं कैरेक्टर कर रहा था, ये नहीं कि कोई एक्टर उसमें नॉन एक्टर अगर, तो ये इस तरीके से मैंने वो कर लिया। और उसके बाद खैर वो फिर दूसरी फिल्म में ऑफर आने लगे, और दूसरे सीरियल भी शुरू हो गए, प्राइवेट चैनल भी शुरू हो गए, तो इस तरीके से मैं करता गया। तो फिर वो एक तरीके से दो कश्तियों में सवार होना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर नौकरी छोड़ने का रिस्क फिर आपने लिया सर, घर से भी फिर कहीं ऐसा प्रेशर रहा होगा कि जिम्मेदारी थी, पति पत्नी थे हम, बच्चे भी थे हमारे, लेकिन 23 साल हो गए थे और रिटायरमेंट ले सकते थे, और मुंबई में अच्छा काम लग गया था, मकान भी मैंने ले लिया जी। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, फिर मैं पूरे वक्त मुंबई में रहा जी, और लगभग 35 साल के बाद फिर वापस। बड़ा लंबा समय आपने वहाँ व्यतीत किया जी। टीवी सीरियल से तो आपकी एक पहचान बन ही गई थी, लेकिन मैंने प्यार किया फिल्म से एक और ज़्यादा हाइप आपके कद को मिली, और कहीं ना कहीं एक आइकॉनिक हो गए। आज भी कोई आपकी बात करता है तो आपको सलमान के पिता के रूप में ही आइडेंटिफाई करता है। ये क्या बताएं, वो तो कहे ऐसे ही जाता है जी। और एक तरीके से यानी किसी कैरेक्टर के नाम से जाना ज़्यादा बेहतर है बनस्पत अपने नाम के, ऐसा मैं जी जी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में शायद कुछ ऐसा होता है कि अरुण गोविल जी ने अगर राम का रोल किया है तो राम के रूप में, और दीपिका जी ने किया तो राम सलमान हो गए आपके। इस तरह से फिल्मी सफ़र आपका निरंतर चलता रहा, और बहुत सारी चीज़ें जीवन में, बहुत अच्छे रोल्स आपने किए सर। एक व्यक्तिगत चीज़ अगर होती है कि व्यक्ति परिष्कृत होता है, कलाकार के तौर पर तो आप परिष्कृत होते रहे, और जब परिष्कृत होते होते बहुत सारे रोल्स आपने किए, सबसे बेहतर जो सिनेमा के रोल्स हैं उनमें कौन से आपको अच्छे लगे? अगर सीरियल भी उसमें कुछ एक आध जुड़, सीरियल तो मेरे बहुत अच्छे, और फादर के रोल ही ज़्यादातर आपको इस तरह के मिले? फादर के उम्र में गया ही था जी, बल्कि मैंने शुरुआत की यंग फादर्स की इंडस्ट्री में। मैं जब फादर बना हूँ, आई वॉज आई थिंक 36 ईयर्स ऑफ एज, 36 साल का था। तो हालांकि मैंने कहा भी, जब उन्होंने कहानी से मैंने कही तो फादर का रोल है, तो उन्होंने कहा नहीं फादर का रोल तो है, लेकिन दो दोस्तों की कहानी। देन आई एक्सेप्टेड, और मैंने कहा कि ये तो बाप तो उस ज़माने में जो फादर बनते थे वो अच्छे खासे नज़ीर हुसैन और कौन कौन जो थे उम्र वाले लोग हुआ करते थे, तो नहीं हम यंग फादर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो फादर के रोल तो किए मैंने, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम किए। फिल्मों में इत्तेफाक से मुझे मिले बहुत, लेकिन अच्छी फिल्में जो बनी मेरी, जिसमें बहुत अच्छे किरदार थे, वो मेरी चली नहीं ज़्यादा, ये एक दुर्भाग्य रहा। और विलेन भी मैंने किए हैं, 2-3 फिल्में विलेन भी किए हैं, वो भी इत्तेफाक से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। तो फिर वो फिल्म चली जिसमें जैसे वो आपके चलते चलते, और क्या था वो, कौन सी फिल्म, कोई मिल गया,
एक टाइप तरह की हाँ, उस मूवीज तरह की वही फिल्में। जी बिल्कुल। ब्रेक करने की मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश भी किया, मैंने एक दो फिल्में ऐसी भी की जिसमें कैरेक्टर रोल मैं करना चाहूँ, लेकिन वो इंडस्ट्री का एक रवैया जो चलता है ना, वो फिर तो उससे बड़ा बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट मिला मुझे, फिर इसलिए मैंने सीरियल की तरफ ज़्यादा रुख जी किया। और सीरियल में बहुत अच्छे से काम किए। एक सीरियल आता था मेरा छोटी बहू, जी जिसमें मुझे पहली मर्तबा एक बड़े गरीब और बड़ी दक्षिणा पर जिंदगी यापन करने वाला एक पंडित का कैरेक्टर था, फादर भी था वो, हीरोइन थी उसके। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि भाई मुझे तो हमेशा ये इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन के, अमीर बाप के रोल देते हैं या गरीब। कहने साहब आप तो एक्टर, तो मैंने कहा बड़ी खुशी हुई पर मुझे, तो वो बहुत अच्छा मैंने किए। और भी कई जी जी बिल्कुल। यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि रीता जी भी एक एक्टर हैं और परिवार में आपकी पत्नी तो है ही हैं, शायद साथ में एक एक्टर भी हैं, तो प्रोफेशनली कभी उन्होंने नई फिल्मों की ओर रुख किया आपको देखते हुए कि दोनों हस्बैंड वाइफ? इंटरेस्टेड इन थिएटर एंड शी इज एन एजुकेशनिस्ट बेसिकली। जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी 2-3 तो एमए किए हैं, फिर उसके बाद एमएड भी किया। जी बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी और पता नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ी हुई हैं वो, अभी भी आज भी नहीं है, वो रतलाम गई हुई है। सोशली बहुत एक्टिव हैं जी, जी। तो वो शी वॉज मोर इंटरेस्टेड देयर, थिएटर बहुत करती जी। हैं, बल्कि मुझसे सीनियर है वो। जी वो बल्कि हम ये कहेंगे कि भोपाल का रविंद्र भवन, उसका जब उद्घाटन हुआ था तो उसमें पहला नाटक जो था बाल कलाकार के रूप में रीता जी ने किया। अच्छा जी जी। बांग्ला नाटक था, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ शोधबोध जी। तो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई है। कारन जी के साथ हम लोगों ने बहुत काम किया है, उनकी वर्कशॉप अटेंड रंगमंडल में? नहीं, रंगमंडल नहीं, रंगमंडल तो ये भारत भवन ये तो ऑफिस था, नौकरी जी लोग करते थे उसमें। हमने तो वर्कशॉप की। अच्छा, भारत भवन जी। तो 81 में बना है, जी। हम 72-73 में वर्कशॉप हुई थी जी जी। कारन जी की, जब कारन जी बाहर नए नए थे बिल्कुल। तो उस समय से वर्कशॉप की थी और उसमें हम लोग 2 महीने की वर्कशॉप थी। थिएटर के अलग अलग अंगों पर हम लोग ने ट्रेनिंग की थी, मैं रीता उसमें साथ थे। तो वहाँ से तो थिएटर का एक इसीलिए मैं देखिए मैं वापस आ गया जी बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे लगा कि नहीं वहाँ करने को कुछ है नहीं, क्योंकि माफ़ कीजिए आपका भी चैनल है, लेकिन आजकल जो सीरियल बन रहे हैं प्राइवेट चैनल या दूरदर्शन भी जो कर रहा है, जी जी उनके बारे में क्या कहूँ मैं, बिल्कुल कुछ समझदार हैं, ऑडियंस हमारी समझदार है। जी। टेक्निकली ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें और टेक्निकली तो अपनी जगह है, टेक्निकली तो हर चीज़ एडवांस हो गई है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि डिटोरेट होता जा रहा है, जबकि फिल्मों की हमारी कहानी बहुत अच्छी होती जा रही है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा तो होता जा रहा है। तो वहाँ पर अगर टेक्निक अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए इस्तेमाल होता है तो सोने पे सुहागा होता है, वरना इसकी जगह सिर्फ ये है कि वो आपके एड और ये मार्केट पूरा करो जी, टोटली मार्केटाइज्ड सारा मामला। इसलिए मुझे उनसे भी दिल भर गया कि वही दिन भर में डायलॉग याद करके बोल दो और 3 कैमरे के साथ आप शूटिंग कर लो, दिन भर में एक एपिसोड ठोक दो जी जी और आ जाओ और पैसे ले लो। तो उससे मेरा जी बिल्कुल एक मजदूरी की तरह हो गया है कि जी वो जिसको बोलते हैं ना, आपने कहा है कलाकार मानता नहीं जी, कलाकार है वो संतुष्ट नहीं होता। जी जी। रीता जी की एक बात और कि आप लोगों का जो मिलना हुआ वो भी थिएटर के जरिए ही हुआ और फिर जीवन की एक बॉन्डिंग आपके बीच बन गई और अब निरंतर चल रही है और थिएटर भी अब लगातार आप लोग कर रहे हैं मिलकर। किस तरह की केमिस्ट्री होती है काम को लेकर, क्योंकि वो सीनियर एक्टर हैं जैसे आपने कहा और आपसे पहले से काम कर रहे हैं और थिएटर आप भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात होती है कि कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं कर पाते? जी वो तो होता ही है। जैसे अक्सर जो है मैं आजकल एक्ट कम करता हूँ जी, डायरेक्ट ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट करते वक्त मुझे ये सेटिस्फेक्शन होता है कि हर कैरेक्टर में मैं हूँ, तो उस वक्त क्लैशेस कम आते हैं। हालांकि रिहर्सल के बाद हम लोगों का डिस्कशन जरूर होता है। एक प्ले था उर्दू का, वक्त के कराते रहे जी, बड़ा मशहूर, काफी मशहूर है जी जी, पिछले 30-40 साल से मैं कर रहा हूँ। उसमें हमारे एक बहुत अभिन्न मित्र उसमें कैरेक्टर किया करते थे, हस्बैंड वाइफ बने थे वो और रीता जी, मुस्लिम सब थे। तो एक अरसे के बाद उन्होंने कहा कि हमारे बहुत अजीज दोस्त थे शाह मुंशी, उन्होंने कहा यार अब मेरे से बन नहीं रहा, मैं नहीं कर, थोड़े उनको परेशानी भी थी
तो मैंने कहा ठीक है, मुझे करना पड़ेगा ये रोल, तो मैंने किया। आपको मैं क्या बताऊं कि वो जो केमिस्ट्री श्याम भाई और रीता जी की थी ऑन द स्टेज, वो मेरे और रीता जी के बीच में नहीं बन पाई। जी। तो इतना बड़ा गैप आ जाता है कई मरतबा, आप जब एक्ट नहीं करते हैं या डायरेक्ट करते हैं, या दो कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी कर रहे हो इतने बरसों से, वो उनके बीच में जो केमिस्ट्री बन जाती है, वो एक जो स्टेज पर जो दिखती है ना, वो तो मुझ में मैंने खुद महसूस किया वो। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक क्रिएटिव इसमें लगे हुए लोगों को ज़रूर डिस्टर्ब करती है, और उसका डिस्कशन होता है, उसकी बहस होती है, और ये अच्छे के लिए होती है। बिल्कुल। तो उससे हम लोगों का दोनों की जो कलाएं हैं, वो जिसको बोलते हैं परिमार्जन होता ही रहता है। बिल्कुल, यानी कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश आपकी हमेशा होती है दोनों की। दो बेटे भी हैं आपके, एक नौकरी करते हैं शायद सॉफ्टवेयर में छोटे वाले, और बड़े शिलादित्य जी एजुकेशनिस्ट हैं और डॉक्टर शिलादित्य। तो उन्होंने थिएटर और इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं अपनाया, फिल्म लाइन को भी नहीं अपनाया, एक तरह से अपनी एक अलग अलग लाइन चुनी। एज ए प्रोफेशन तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन शौक किया करते हैं जी, देखते हैं, देखने का बड़ा शौक है तो उनको। बड़े तो पेंटर भी बन गए हैं जी, पेंटर बहुत अच्छे पेंटर करते हैं जी। बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, पेंटर राइटर हैं, उनकी 2 किताबें पब्लिश हो चुकी, और पढ़ाने में बड़ा शौक है जी। तो वो हम लोग उनको छेड़ते हैं कि वो, जैसा कि वो उनके साथ हुआ था शाहजहां के साथ, एक पुराना किस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को उनके पिता ने कैद कर लिया और उनसे कहा कि बस कैद में रहिए, और एक काम चुन लीजिए और एक खाना चुन लीजिए। जी। तो एक अनाज चुन लीजिए, तो अनाज तो उनके खान सामा ने सजेस्ट किया कि मियाँ आप एक करिए हुजूर कि आप चना चुन लीजिए, तो चने की मैं सारी डिशेस बना के आपको खिलाया करूँगा। और एक काम तो उन्होंने कहा मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा जी। तो औरंगजेब ने कहा वाह मियाँ वाले साहब, हुकूमत करने की चाहत अभी भी गई नहीं आप। मतलब ये कि हमारे बच्चे जो पढ़ाते हैं वो ज़्यादा मेरे ख्याल में हुकूमत करना चाहते हैं, जी जी, इसलिए पढ़ाते हैं। नहीं, बहरहाल ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन उनको पढ़ाने का बड़ा शौक जी। है। बिल्कुल। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी घर में हैं आपके, शिलादित्य जी के बेटे हैं, उनके हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी समय आप व्यतीत करते हैं। उनके साथ तो प्ले करने वाला हूँ मैं। जी जी। अभी एक हफ्ते में, अभी कल परसों से उनकी रिहर्सल शुरू हुई सुबह जी। शॉर्ट प्ले, बच्चे आए हैं तो मैंने कहा बाहर रहते हैं सब, जी। आए हुए हैं तो उनके साथ एक शॉर्ट प्ले बच्चों का, मोहल्ले के 2-4 बच्चे जी सब मिला के। मतलब ले दे के ये कह सकते हैं कि अब जीवन का बहुत गोल्डन पीरियड है जो आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और निश्चित ही बहुत कुछ लाइफ का एक जो हिस्सा है आप अपने परिवार को दे रहे हैं, जो अभी तक शायद नहीं उतना दे पाए होंगे आप। परिवार को भी दे रहे हैं, और हमारे यार दोस्तों से, हमारे मिलने जुलने वाले से, हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हम जो कुछ करना चाह रहे हैं वो करने की कोशिश करते रहेंगे और कर रहे हैं। क्या एक मोटिव है जो मन में है कि कुछ ऐसा करना है हमें, कला संस्कृति और उससे जुड़ी हुई कुछ देखिए, चीज़ों से? पहली चीज़ तो ये कि मैं ड्रामा थिएटर को मानता हूँ कि इसमें सारे आर्ट्स, सारी कलाएं जिसको बोलते हैं ना, निहित है जी। इसमें डांस भी है, इसमें म्यूजिक भी है, इसमें पेंटिंग भी है, हर तरह की कला इसमें निहित है जी। तो थिएटर करने वाले आदमी को ये हर चीज़ों से एक तो रिश्ता रखना पड़ेगा और उनके बारे में जानना पड़ेगा, तभी एक टोटल थिएटर हो सकता है। दूसरी चीज़, थिएटर जो है सबसे बड़ा जरिया है आदमी के पर्सनालिटी को निखारने का, पॉलिश करने का। आदमी भले ही किसी प्रोफेशन में रहे, किसी भी प्रोफेशन में, एडवोकेट रहे, डॉक्टर रहे, टीचर रहे, मार्केटिंग में, सेल्स में, बॉस है, जो भी है, उसको थिएटर की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आजकल के एकल जो परिवार हो रहे हैं, उनमें जो बच्चों को परवरिश और मिलती है ना, वो परवरिश उस तरह से नहीं मिल पाती जैसी पहले मिलती। जी। क्योंकि पहले उन सबको ये संस्कार देने के लिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे वालिदैन हुआ करते जी। परिवार बड़ा होता है, अकेले परिवार हो गए, तो उनमें उनको सिखाने के लिए सिर्फ स्कूल में कितनी तवज्जो मिलती है उनको संस्कार सिखाने के लिए, पढ़ाई के अलावा, वो आप जानती हैं कैसी है। इसलिए थिएटर उनको सब सिखाता है जी। उनकी पर्सनालिटी, उनकी आवाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सारा का सारा जो एक पूरे जीवन में जितनी चीज़ें आना चाहिए सॉफ्टवेयर, वो होना ही चाहिए। आप IAS हो तो भी आपको थिएटर की ज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कलाएं हैं
ये आदमी को सेंसिटिव बनाती है, संवेदनशील बनाती है। जी, जी। और आज के ज़माने में नौजवानों को और हमारे सारे प्रशासन को संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी जी। है, वरना सहनशीलता तो गायब हो रही है। बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं मानता हूं कि थिएटर हमारे ज़माने में, इस ज़माने में सबसे ज़्यादा आवश्यक अंग है, ज़्यादा स्पोर्ट्स से ज़्यादा। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात आपने कही और काफ़ी बातें आपसे हो गई है। समय की एक पाबंदी भी है, क्योंकि बातें तो और भी बहुत कुछ हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी बातें की, काफ़ी वक्त दिया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर होगी मुलाकात अगली बार किसी और एक शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और देखते रहिए 7 आई।